सही कह रहा है। Okay, in text question. Page 143. If a trait exists in 10% of population in a asexually producing species and a trait B exists in 60% population, जो ट्रेड ज्यादा लोगों में है, इसका क्या मतलब है? वो बहुत पीछे से चला आया है और जो अभी अभी 2-4 जनरेशन में है तो वो रिसेंटली अराइजेज है। तो पूछा है कौन सा ट्रेड पहले से है, कौन सा अभी है। जो सभी लोगों में है वो बहुत पिछली जनरेशन से आया हुआ है। सो द ट्रेड बी exist in 60% of population. सर ये प्लांट की बात कर रहे हैं क्या? किसी में भी सर इधर असेक्सुअली प्रोड्यूसिंग लिखा है। प्लांट भी एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग नहीं है। प्लांट से भी और जो नीचे बैक्टीरिया हो गए या और कोई भी हो गए जिनमें क्या फिजन से होता है, ठीक है, तो उन सब में ये बात कही गई। तो 60% ऑफ पॉपुलेशन has arisen earlier, आइए earlier। यानी जैसे कोई चीज है, अगर कोई चीज यहाँ पर है, इनसे दो बने, दो से ये बने, तो जो भी ट्रेट है, जो भी डीएनए में म्यूटेशन होता है वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। मान लीजिए इनसे म्यूटेशन होके ये दोनों बने, तो अब अगर मान लीजिए और भी आगे इनसे जनरेशन बनती चली गई तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना। तो अगर ये ज़्यादातर जनरेशन में रेड रेड पाया जा रहा है तो इससे क्या पता चलता है। और कुछ ऐसी जनरेशन है कि जिसमें ग्रीन पाया गया है, तो अभी 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 रिसेंटली आया है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि पिछले कौन ज़्यादा पीछे से है। रेड वाला है, सो जो ज़्यादा लोगों में पाया जाएगा वो पीछे से आया है, और जो अभी अभी थोड़े में पाया जाएगा वो रिसेंटली है, अभी है। यही चीज है। It has arisen earlier. This is because the traits जो भी है as traits produced जो भी होते हैं are passed on। ये क्या होते हैं बताओ? ट्रेट्स का मतलब फीचर्स। आँख कैसी है, नाक कैसी है, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स। ये जो traits which are produced are passed on to successive generation, वो क्या होते हैं बताइए? आगे की जनरेशन में बढ़ते चले जाते हैं क्या? जनरेशन एंड गेट एक्यूमुलेटेड, और इकट्ठे भी होते जाते हैं क्या? गेट एक्यूमुलेटेड। तो जो पिछले ट्रेट है वो तो आगे बढ़ेंगे। हाउएवर न्यू ट्रेट्स आर कीप ऑन अराइजिंग, वो एक्यूमुलेट होंगे, और नए ट्रेट्स क्या होंगे? और भी उठते चले जाएंगे। हाउएवर न्यू ट्रेट्स आर कीप ऑन अराइजिंग। ये क्यों होगा? ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होती है ना, इनकम्पिटेंसी, इम्परफेक्शंस इन डीएनए रेप्लिकेशन, या फिर म्यूटेशन हो जाए, कहीं ना कहीं से यूवी रेज आ जाए। ऐसा क्यों होता है? ये सब इसी वजह से होता है ना। आखिर क्यों वेरिएशन आ रहा है? इट इज कीप ऑन अराइजिंग एंड न्यू ट्रेट्स कीप ऑन अराइजिंग ड्यू टू, किसकी वजह से बताइए? इम्परफेक्शंस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एंड म्यूटेशंस। म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? क्या विखंडन, टूट फूट, ड्यू टू यूवी रेस। तो उनकी वजह से नए ट्रेट्स भी आते चले जाते हैं। सो द 10% ट्रेट्स जिसमें है पॉपुलेशन में वो अराइजन रिसेंटली। पढ़ो सवाल। सो ठीक है, while hence
the population, the trait in 10% population, in 10% population has arisen recently. इसका सबसे बड़ा ये चीज है कि ट्रेड्स गेट एक्यूमुलेटेड, ये ट्रांसफर होते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं, ट्रेड्स एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, तो इस वजह से जो पीछे के हैं वो बढ़ते ही सब में होते चले जाएंगे कि नहीं, ये चीज है. नाउ हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन ए स्पीसीज प्रमोट्स इट्स सर्वाइवल. तो ये वैसे हम कर चुके हैं कि वेरिएशन से कैसे सर्वाइवल बढ़ता है किसी स्पीसीज का, फिर भी हम देखते हैं न्यू वर्ड्स के साथ. सो हाउ डज द क्रिएशन ड्यू टू क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, मान लीजिए वेरिएशन होता है, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, क्यों होता है वेरिएशन, क्या ये डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो वेरिएशन होगा, और सेक्सुअल में तो और ही ज्यादा हो जाता है, कई तरीके के स्पेक्ट्रम मिल जाते हैं, उनका क्रॉसिंग ओवर होता है तो हो जाता है. तो लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन तो होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में इम्परफेक्शन है तो वेरिएशन होता है. A species can adjust due to creation of variation. A species can adjust. सर आपके नोट्स में इसका आंसर एक लाइन में दे रहा है. In, ठीक है, एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. वो किसमें एडजस्ट कर पाता है बताओ, चेंजिंग. अगर बोलो किसी स्पीसीज में वेरिएशन है तो क्या वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि उसके कुछ लोग कोल्ड में सरवाइव कर सकेंगे और कुछ लोग हीट में. जैसे कि फ्रांस में जब साइबेरिया की सेना गई तो उसने जीत लिया हिटलर को, क्यों, और हिटलर नहीं जीत पाया फ्रांस में क्योंकि वो वहां सरवाइव नहीं कर सके -50 में. तो वेरिएशन था ना, तो कुछ वहां सरवाइव कर सक रहे थे, कुछ नहीं कर सक रहे थे. तो इस तरीके से कैन एडजस्ट इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. नाउ ये वेरिएशन की वजह से ये चेंजिंग एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट वर्ड, एडजस्ट कर सकते हैं. सो अब देखिए कि फॉर एग्जाम्पल सम हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, एक मिनट लिखने दें. हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन सर्वाइव even at 70 degree, even at 70 degree Celsius, which is most hostile atmosphere. इतना आक्रामक टेम्परेचर वहां जिंदा रह रहे हैं 70 डिग्री पे. कहते नहीं है कि ये दूध पास्चराइज्ड है. पास्चराइज करने का क्या मतलब है, कहते हैं अमूल है, देख लो पास्चराइजेशन लिखा हुआ है, क्या मतलब है 70 डिग्री. कह रहे हैं 70 डिग्री पर गर्म करके इसको तब ठंडा किया गया, सारे बैक्टीरिया को मार दिया गया. लिखा रहता है कि नहीं, पास्चराइज्ड है. होमोजिनाइज्ड है, मलाई निकाल ली गई है. अब बिल्कुल होमोजीनियस रख दोगे तो भी मलाई नहीं पड़ेगी. देखते हैं कि नहीं. तो ये सारी चीजें अब देखो, कैन सर्वाइव इवन एट 70 डिग्री सेल्सियस, दैट इज मोस्ट होस्टाइल एटमॉस्फेयर, while other कैन, जो दूसरे होते हैं, कैन विद स्टैंड सिवियर कोल्ड. जो दूसरी वैरायटी है वो ऑफ -50 डिग्री सेल्सियस इन साइबेरिया. In this way, the species of bacteria manage to survive in extreme cold and hot condition. वही बैक्टीरिया है, अब वो तरह तरह के बैक्टीरिया हैं, कुछ वहां जिंदा रह लेते हैं हॉट में, कुछ वहां. तो and in this way their species keep on proliferating. उनकी स्पीसीज फलती फूलती रहती है. होता है कि नहीं. तो वेरिएशन की वजह से तो ये संभव हो सका. तो इसका मतलब है in this way
बैक्टीरिया कैन survive in extreme weather condition and do not get extinct. वो extinct नहीं हो पाते. extinct का मतलब समझते हो? हाँ, extinct वो विलुप्त नहीं हो पाते. ये वेरिएशन की वजह से ही. So under odd circumstances they manage to survive. अब जरा देखिए, acquired and inherited traits. So this is acquired traits. traits जो भी होते हैं हम या तो जीवन काल में भी पा सकते हैं. So a trait which is not inherited but develops in response to environment is called acquired trait. A trait which is not inherited. Inherited का मतलब है अनुवांशिक, वंशानुगत क्रम में नहीं मिला, हमें अपने वंशजों से नहीं मिला. Which is not inherited, जो चीज ऐसे आपके माता पिता के जो नाक नक्श हैं वो आपको न मिले हो. But it is acquired during lifetime due to environmental condition. But it is acquired मतलब during lifetime due to environmental condition. Is called acquired traits. मान लीजिए आपके स्कैर मार्क आ गया ऐसे, तो वो क्यों आया? एक्सीडेंट हुआ होगा, तो वो एक्वायर्ड ट्रेट है. आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन में किसी ने आपके ऊपर प्रे और प्रीडेटर के बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है कि नहीं, तो उसकी वजह से प्रे शिकार होता, प्रीडेटर खाने वाला था शिकारी, उनके बीच में स्कैर मार्क आ गया, परमानेंट हो गया. तो ये आपका ट्रेट कैसा है? ये एक्वायर्ड ट्रेट हो गया. इसी तरीके से आपको खूब खाने पीने को मिला, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन अच्छी थी, फ्रूटफुल थी, और नेचर बेटर सूटेड था आपके लिए, खूब मोटे हो गए, तो क्या वो एक्वायर्ड ट्रेट है? और कुछ खाने को ना मिला तो फिर आपका वेट कम हो गया, वेट लॉस हो गया, तो क्या ये एक्वायर्ड ट्रेट है? ये सारी चीजें हैं. तो इस तरीके से दिस इज एक्वायर्ड ट्रेट. लॉस ऑफ ऑर्गन भी या कुछ भी, जो भी ऐसा चीज होगा कि अगर हमें किसी तरीके की डिसीज हो जाती है जीवन काल में, तो वो कैसा होगा? एक्वायर्ड ट्रेट हो जाए. So this is acquired trait है. If tail of mouse is cut, then it is acquired trait. क्योंकि वो तो पहले से नहीं है कि पीछे से आया. अगर आप किसी चूहे की पूंछ काट दो तो उसके बच्चे भी पूंछ वाले पैदा होंगे. तो इससे पता चलता है कि जो हमारे एक्वायर्ड ट्रेट हैं वे ट्रांसफर नहीं होते हैं. एक्वायर्ड ट्रेट्स, अगर हम मोटे हैं, पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होगा, या दिमाग वाले का बच्चा दिमाग वाला नहीं होगा. इसका मतलब है कि एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन. वो हमने इस जन्म में अपने इस जीवन काल में इन्वायरमेंटल चेंजेस से प्राप्त किए हैं. तो वो बिकॉज एक्वायर्ड चेंजेस, जो एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं, दे आर नॉट कंसर्न्ड विद डीएनए. उनकी कोडिंग डीएनए में है ही नहीं. तो डीएनए ही तो रेप्लिकेट होता है, वही ट्रेट ट्रांसफर होते हैं ना. एक कॉपी बच्चे को दे दी जाती है,
तो जैसे डीएनए रेप्लिकेट हुआ एक बच्चे को दे दी गई, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो अब अगर वो हमारा मोटा होने से हमारे डीएनए में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हमारे बच्चे में जाएगी वो चीज क्या? नहीं। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट जनरेशन, या नॉट ट्रांसफर्ड, नॉट पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, वो पास ऑन नहीं होते हैं। तो लिखो एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट passed on from generation to generation, generation to generation। जैसे कि मिलर ने, स्टैनले मिलर ने 21 जनरेशन तक चूहे की पूंछ को काटा, लेकिन जो 22nd जनरेशन हुई उसमें भी पूंछ वाला चूहा पैदा हुआ। उन्होंने कहा मैंने 21 जनरेशन तक लगातार काटा फिर भी पूंछ वाला पैदा हुआ। इसका मतलब है कि पूंछ काट देने से उसके डीएनए में कोई चेंज आया? तो इस तरीके से वो उसमें ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर आपके स्क्वायर मार्क करते रहो, फिर जो बच्चा है उसके भी स्क्वायर मार्क बना दो या उसके भी टैटू लगवा दो, तो क्या कभी ऐसा होगा कि जो बच्चे पैदा होंगे वो टैटूड होंगे? तो वो थोड़ी ना होगा, क्योंकि उसने डीएनए में बदलाव ही नहीं किया। जो स्पर्म या एग के डीएनए बदलाव कर सकता तो हो पाता है कि नहीं? तो इस तरीके से जैसे कि माउस विदाउट टेल, उसके पास टेल ना हो, इज एक्वायर्ड ट्रेट, ये उसका एक्वायर्ड ट्रेट है। ठीक है, इसी तरीके से एक्वायर्ड ट्रेट जो आप इस जीवन काल में पाएं वो एक्वायर्ड ट्रेट है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? ओबेसिटी, फैट पर्सन, तो फैटनेस, और थिन पर्सन, तो ये सारी चीजें क्या है? एक्वायर्ड ट्रेट है। या स्क्वायर मार्क, स्क्वायर मार्क अगर चेहरे पर है, निशान, कोई दाग का निशान, इज एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड ट्रेट कहा जाए, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन में पास नहीं होगा। अब देखिए व्हाट डज इट मीन बाय, ये दिखाया गया कि पूंछ कटे चूहे हैं, तो पूंछ कटे चूहे से फिर क्या हुआ? फिर से पूंछ वाले चूहे पैदा हो गए कि नहीं? तो पूंछ कटे चूहे से कैसे चूहे पैदा हुए? पूंछ वाले। तो इसका मतलब है कि ये एक्वायर्ड ट्रेट तो नहीं हो सकता ना। अगर मान लो लिम्बलेस है, हमारा एक हाथ कट जाए तो भी क्या हमारे बच्चे का भी हाथ कटेगा? उससे डीएनए में क्या फर्क पड़ेगा ना? डीएनए में तो फर्क नहीं पड़ सकता, तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ देयर इज, सर जो स्क्वायर मार्क लिखा है आपने एग्जांपल लिखा है? हाँ। और माउस वाला? माउस वाला ये इसके एग्जांपल है, उससे कोई चेंज नहीं आएगा। इसी में की ओके। स्क्वायर का मतलब दाग का निशान। The impairedness which is in during lifetime is again an acquired trait। अगर आपका बॉडी में अंग भंग हो जाता है तो ये भी तो एक ऐसा होगा ना। अब जरा देखें कि the traits which are acquired during lifetime do not change the spectrum of DNA, hence it is not passed to next generation. The trait acquired during lifetime do not change, or do not make any change in DNA spectrum, so it is not passed। सर ट्रेट में
टू नेक्स्ट जनरेशन। ट्रेट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? फीचर। जैसे कि कॉन्वेक्स नोज, ये सब ट्रेट हैं। कॉनकेव नोज ऐसा हो सकता है, और ऐसी नाक हो सकती है किसी की, और ये ऐसी भी हो सकती है, तो कॉनकेव नोज हो सकती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि किसी का जो कान है वो ऐसा भी हो सकता है, और किसी का कान ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो कान है, ये क्या हैंग ईयर लोब है? हैंग ईयर लोब। और ये कैसा बताइए? अटैच्ड ईयर लोब। कभी कभी किसी का, अगर मान लीजिए ये जो टंग है, तो टंग ऐसे भी हो सकती है, और किसी किसी की टंग ऐसे भी हो सकती है कि वो रोल हो सकती है, रोल्ड। तो रोल भी हो सकती है कि नहीं? तो रोल्ड टंग। और ये कैसी है? फ्लैट टंग। तो इस तरीके से ये अलग अलग एलील्स हैं, अलग अलग है, जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं। पर्टिकुलर ट्रेट तो है, लेकिन उनमें वेरिएशंस भी पाए जाते हैं ना। तो ऐसे मतलब एक ही जीन है, तो जीन में परिवर्तन होने से वो ट्रेट में बदलाव हो जाता है। इवन किसी किसी का कलर चेंज है, तो वो भी एक ट्रेट हो सकता है। टॉलनेस एंड शॉर्टनेस, वो बताइए ये क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट। शॉर्ट, तो ये चीज क्या हो जाएगी? इट इज अगेन ए ट्रेट हो जाएगा कि नहीं? तो दीज आर वेरियस ट्रेट्स। अब देखें, व्हाट डज इट मीन बाय इनहेरिटेड ट्रेट? Which are taken from parents. Yes, the trait which is caused by, ठीक है, which is passed on from generation to generation. यही बात है कि नहीं? The trait which is passed on from generation to generation is called inherited trait. It is caused due to, या its जो कोड है, is contained, उसके कोड किस में रहते हैं? In DNA. So during its replication या handing over, तो वो पास हो जाते हैं। जो डीएनए में होगा वही पास होगा, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, एक कापी बच्चे को दे दी जाएगी, और वही उसके स्पर्म या ओवा में रहेंगे। So its code is present in DNA, ठीक है। और वो जो भी ट्रेट है, each trait is determined by one gene. DNA की बहुत लंबी कड़ी, जिससे एक ट्रेट डिटरमाइन होता है, उसे क्या कहते हैं? जीन कहते हैं नहीं? So each trait is determined by, एक कोई भी जो ट्रेट होगा वो किससे डिटरमाइन होगा? बाय जीन। किससे डिटरमाइन होगा? जीन। अच्छा, जीन कहाँ होती है? तो अगर मान लो मैं रेप्लिकेशन की बात ना करूं, सिर्फ ऐसे, सो जीन आर ऑलवेज अकर्स इन पेयर। जीन हमेशा, एक आपको पैटर्नल मिली है और एक कैसी मिली है? मैटरनल मिली। जो हमारी बॉडी में हमारे 22 जो हमने ऑटोसोम्स कहे थे कि नहीं, तो आपके एक सेक्स क्रोमोसोम है, लेकिन जो 22 है उन्हीं से तो फीचर डिसाइड होता है। तो जीन को फैक्टर कहते हैं। मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने उसे क्या कहा? फैक्टर। तो जीन ऑलवेज अकर्स इन पेयर। जैसे अगर हमारे नाक का शेप है ना, तो उसके लिए दो जीन है, एक हमारी माँ की नाक है और एक पिता की नाक है। हमें कौन सी मिली है? वो डोमिनेंट है। हम देख लें दोनों में से किसकी किसकी नाक कैसी और हमें कौन सी मिली है। तो जीन किस पे अकर करती बताओ? हर क्रोमोसोम पेयर में है कि नहीं? हमारे अंदर क्या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक। तो जीन अकर्स इन, बोलो, जीन अकर्स
in Pair. pair. ठीक है. However, only one gene is responsible for our trait. If the genes are alternate, जीन दोनों सेम है तब तो फिर कोई भी हो जाए. दोनों ही लंबे लंबे है तो बच्चा लंबा ही होगा. लेकिन अगर मान लीजिए अल्टरनेट जीन है तो एक ही जीन तो रिस्पॉन्सिबल है हमारे ट्रेट के लिए. तो ओनली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल. फिर ये हो जाए चाहे वो हो जाए, जब दोनों ही लंबे तो चाहे कोई भी हो जाए. ओनली सर पर अगर एक लंबा जीन है एक छोटा जीन है तो डोमिनेंट लंबा जीन है तो लंबा ही वो अभी होगा. हम दिखा देंगे कि इसमें फिर कौन सा डोमिनेंट है. तो ओनली वन जीन. जीन का दूसरा नाम क्या है बताओ? क्रो फैक्टर. जीन का दूसरा नाम मेंडल ने क्या बताया? ओनली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर. सर पेयर्स में से भी सिर्फ एक. एक ही रिस्पॉन्सिबल है, दोनों नहीं करेंगे, एक ही करेंगे. ओनली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए? वन ट्रेट. अच्छा, इन केस ऑफ अल्टरनेट जीन, अगर दोनों अलग अलग हैं, हमें मालूम है कि तीसरे क्रोमोसोम का 1008वां हमारी नाक को डिसाइड करता है, तो 1008वां जो जीन है वो भी पेयर में है. अब माँ की नाक कॉन्वेक्स है, पिता की कॉनकेव है, हमें कौन सी मिलेगी? अगर हमें कॉनकेव मिल गई तो हम कहेंगे देखो कॉनकेव डोमिनेंट थी तभी तो मिली. तो मान लीजिए इसमें दो जीन, ये है, ये कोई एक जीन है, मान लो 1008वीं जीन है, 1008वीं जीन है और ये थर्ड पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ऐसा है. तो अब जरा देखिए कि चलो अब जीन हमेशा पेयर में है ना, तो एक जीन रिस्पॉन्सिबल है. सो देयर आर डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन और कोडोमिनेंट जीन. तीन तरीके की जीन होती हैं, वो तीनों देख लें. तो कौन कौन सी जीन होती हैं? डोमिनेंट जीन, ठीक है. द जीन विच मैनिफेस्ट, जो अपने का प्रकटीकरण कर दे. द जीन विच मैनिफेस्ट, ठीक है. द जीन विच एक्सप्रेस इट्स ट्रेट, जो जीन अपने के ट्रेट को एक्सप्रेस कर दे इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन. अल्टरनेट जीन is called dominant gene. देख लो, मान लो ये अगर ये जीन है, ये जीन शॉर्ट थी और ये जीन क्या थी? लॉन्गनेस की थी. ये था स्पर्म, ये फादर का था और ये मदर का ओवा था. अब इनमें फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना. अब उसमें पूरे 23 पेयर थे, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ वो लंबा पैदा हुआ. तो बताओ अगर बच्चा लंबा पैदा हुआ तो किस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया? राइट वाली. अल्टरनेट थी दोनों. माँ छोटी थी और पिता बड़ा था, लेकिन बच्चा लंबा पैदा हुआ तो डोमिनेंट क्या हुई? ये. तो इस तरीके से हम कहेंगे कि इन शॉर्टनेस एंड, सर अगर बच्चा छोटा पैदा होता तो शॉर्ट वाली जीन डोमिनेंट होती है. लॉन्गनेस, शॉर्टनेस एंड लॉन्गनेस. शॉर्ट एंड टॉल, बताइए शॉर्टनेस और क्या बोलेंगे? टॉल. टॉलनेस, ये चीजें. तो विच जीन इज कैसा होगा बताइए? डोमिनेंट. डोमिनेंट. तो टॉलनेस इज डोमिनेंट ना. टॉलनेस, सर हमेशा टॉलनेस ही डोमिनेंट रहेगा. हाँ डोमिनेंट ये देखा गया, चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमन हो, उन सब में कौन डोमिनेंट रहता है? अच्छा, अब ये देखो कि जो बच्चा था उसके मदर और फादर में बोलो n क्रोमोसोम था कि 2n था? 2n.
नहीं, स्पर्म में थोड़ी ना 2n होता है। दोनों में अरे तभी तो 2n होगा। अरे 2n 2n 4n बना दोगे क्या डायरेक्ट? फिर तो 4n का 8n, तो तुम्हारा पूरा धरती तो क्रोमोसोम से भर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसमें n है और इसमें क्या है? n है। तो इसमें सिर्फ एक जीन थी माँ में, बताओ, और वो कौन सी जीन थी? वैसे तो बहुत सारी जीन थी, लेकिन मैं एक की बात कर रहा हूँ, टॉलनेस और शॉर्टनेस की बात कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये है मदर में शॉर्टनेस, और फादर में कैसी बताइए? टॉलनेस। तो ये जो शॉर्टनेस और टॉलनेस है उनके मदर और फादर में, इन दोनों के मिलने से ही तो क्रोमोसोम बना कि नहीं? तो ये जो मिला, तो क्या अब इसके पास, बच्चे के पास दोनों आ जाएंगे फीचर? क्योंकि फ्यूजन हो गया ना यहाँ पे, अभी नहीं दिखाया आपको फ्यूजन हुआ। तो बच्चे के पास क्या क्या आ जाएगा बताओ? ये भी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी? ये भी आ जाएगी। दोनों चीजें आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो बताओ डोमिनेंट कौन है, टॉल है कि शॉर्ट? तो नाम टॉल पे दिया जाएगा, इस पे टी दिया जाएगा और इसको टी, एस नहीं बोला जाएगा। अब बच्चे के पास क्या आएगी बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये इसका जीनोटाइप हुआ। क्या हुआ बताओ? और बच्चे के पास ये जीन आ गई है ना, बच्चे के पास जो थर्ड क्रोमोसोम है, ऐसा आया कि नहीं? तो ये जो चीज है, बच्चे के पास जीन है, तो इसका जीनोटाइप क्या हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है जीनोटाइप। जीन कैसी मिली? एस के नाम पे नहीं दी जाएगी, क्योंकि शॉर्टनेस के नाम पे, नाम किसके आधार पे दिया जाता है? जो बड़े लोग होते हैं। तो टॉलनेस बड़ी कि शॉर्टनेस? तो कैपिटल टी, और जो शॉर्ट है उसे स्मॉल टी। बोल समझ में आई? और जो बच्चे को मिला उसको तो फुल सेट मिलेगा ना, उसको जीन तो पेयर में मिलेगी ना, माँ भी देगी पिता भी देगा ना। तो इसलिए इसका जीनोटाइप क्या हुआ? जीन का टाइप। जीन का टाइप क्या हुआ? अब बताओ इसका फिनोटाइप फिजिकली दिखता कैसा है? बोलो, चलिए वापस समझाने अभी जीनोटाइप बता रहे हैं। फिनोटाइप बताओ फिजिकली कैसा दिखता है, बताओ बच्चा? टॉल। इतनी बात समझाई? बच्चा कैसा दिखता है? तो उसका फिनोटाइप क्या हुआ? उसका जीनोटाइप क्या हुआ? जो भी फैक्टर होंगे वो 2 लेटर में प्रदर्शित किए जाएंगे। अच्छा, ये जो 2 जीन हैं, ठीक है, बताओ ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो इसको कहा जाएगा हेट्रोजाइगस। क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? हेट्रो का मतलब अलग अलग, और दोनों सेम होते तब क्या बोला जाता? तो अभी इसको क्या बोले? ये हेट्रोजाइगस है। जाइगस का मतलब समझते हो? जाइगोट। क्या इनके मिलने से जाइगोट बना? बोलो। तो जाइगोट हो गया, ये फ्यूज हो गया, और फ्यूज होके जाइगोट बन गया। तो जाइगोट से तो जाइगस बना, और चूंकि अलग अलग है जीन, तो इसलिए इसका क्या नाम पड़ा? हेट्रोजाइगस। तो एक स्थिति मैंने आपको समझा दी कि ऐसा भी होता है। अब दूसरी चीज देखो कि अरे हेट्रोजाइगस प्रेजेंट कहाँ बच्चे में होता है? बच्चे में मान लो अगर उसे जो 2 पेयर मिले हैं वो अलग अलग मिलेंगे, तो कह देना अरे इसकी जो थर्ड क्रोमोसोम की 1008वीं जीन है वो तो हेट्रोजाइगस है, और थर्ड क्रोमोसोम की जो 1200वीं जीन है वो होमोजाइगस है। क्योंकि कुछ कुछ केसेस में माँ भी कंजी पिता भी कंजा, कहेंगे तो कंजापन दोनों का होमोजाइगस है। कंजा क्या होता है? कंजा का मतलब आँख कांच जैसी भूरी भूरी, बीच का जो आइरिस है वो ब्राउन कलर का ऐसे नहीं होता है, और कुछ किसी किसी का ब्लैक होता है। समझ आई बात कि नहीं? अभी वो हम दिखा देंगे इसमें। समझ आई बात? तो ये समझ आई, ये जरूरी नहीं कि सारा क्रोमोसोम ही होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हो, ये पर हर जीन पे हम बोलेंगे। कहेंगे कि एक माँ का जो नाक है वो कॉन्वेक्स है का कॉन्केव है, तो जो नाक का फीचर है वो हेट्रोजाइगस माना जाएगा, और दोनों ही टॉल हैं तो टॉलनेस का फीचर क्या माना जाएगा? होमोजाइगस। ये चीज होती है। अब देखो ना, तो डोमिनेंट जीन क्या बताई हमने आपको कि सर हमेशा ही टॉल जीन होगा। टॉलनेस हमेशा क्या होगा? टॉलनेस डोमिनेंट हो जाएगा। सर अगर सर वो सर मतलब पापा की हाइट बड़ी है, सर मम्मी की हाइट छोटी, तो सर बच्चा सर मम्मी की हाइट मतलब छोटी हाइट से गया तो फिर
ऐसा होगा नहीं। छोटी हाइट पे गया है, अभी हमें इस पे बहुत कुछ बताना है। F2 आप जनरेशन बात है। सही कह रहे हैं, लेकिन हम इस पे बहुत अभी हम बहुत फ्लैटली बात कर रहे हैं कि अगर मान लो छोटा और बड़ा हो तो बड़े पे जाएगा, ये केस भी होगा, लेकिन हम आगे चल के बताएंगे। आप ये चीज ठीक और कर वो रहे हैं, एक्सेप्शनल केस है, नहीं होते हैं, ये मैं बताऊंगा अभी आपको। 4 में से एक होता है ना। मेरे अंकल को छोड़ के सारे छोटे ही हैं। तेरे को तो फर्क पड़ रहा है, तेरे पे थोड़ी असर है। अपने में मत बता रहा हूँ मैं, नेगेटिविटी देगा कुछ नहीं। देखिए इसमें लाइब्रेरी कैसे खुलती है? नेट नहीं है। नेट नहीं है, तो नेट ऑफ है, नीचे आया नेट ऑफ करने दो, इसमें नेट रहेंगे। मैं डाउनलोडेड है पहले से ही। हाँ, हाँ सर, ऊपर लिखा आ रहा है डाउनलोड। मैंने बात तो था एक बार क्लिक कर लो सर। When DNA replicates, its strands are separated by the enzyme helicase. हेलिकेस उसे तोड़ देता है, ये स्ट्रिपेज है, वो तोड़ दे रहा है। Single-stranded DNA binding proteins keep the strands from reannealing. One DNA strand encodes the leading strand, which forms from its 5' to its 3' end, using DNA polymerase 3. 5 और 3 कुछ नहीं है, वो कार्बन एटम है। जैसे 1 2 3 4 5 कहते हैं ना, तो शुगर का 3 नंबर और 5 It नंबर has कार्बन the form एटम of है। 5' नंबरिंग ऑफ 3' कार्बन। 2. It forms in एक से pieces दो called बन गया। Okazaki fragments. एक टूटा, 2 बन गए, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे क्या? तो इस चीज को क्या कहेंगे बताओ? An RNA primer DNA lays replication down कहेंगे RNA क्या? primer. Then DNA polymerase 3 lays down new DNA. पॉलीमरेज उनको जहाँ टूट फूट है उसे जोड़ देता है, न्यू डीएनए बन गया। The process repeats again and रेड again. वाला पार्ट क्या है क्या सर? ग्रीन और रेड वाला पार्ट ग्रीन और रेड आपको ये दिखाया गया है, अदरवाइज ये एडेनिन गुआनिन DNA साइटोसिन और ये polymerase सब 1 है। इस replaces चीज the को यहाँ RNA स्पेसिफाई primer नहीं किया with गया है। DNA. Finally, और कहीं DNA टूट फूट है तो ligase लाइगेज जो leads to लिंक the करता है, ये ग्लू ऑन है, ग्लू है। तो स्ट्रिपेज, पॉलीमरेज और इसी तरीके से और कई होते हैं। अब जरा देखो दूसरा प्रोसेस। Cells, like these prokaryotic E. coli cells, replicate themselves or cell division occurs. Or future generations of cells will have the same genetic instructions as the parent cell. The structure of DNA aids in the speed and इसमें दिखाया accuracy है of अलग-अलग। replication. Double-stranded DNA is a polymer of 2 strands of nucleotides, which are hydrogen bonded to each other to form a double helix. Nucleotides are molecules that consist of a deoxyribose sugar, a phosphate, and one of 4 nitrogenous bases.
The phosphodiester backbones consist of alternating sugar and phosphate groups. The nitrogenous bases include cytosine, thymine, adenine, and guanine. इसके बारे में एक चैप्टर ही है, वो हम अपने Cytosine forms 3 क्लास में पढ़ hydrogen bonds with लेंगे। guanine, DNA and चैप्टर। thymine forms 2 hydrogen bonds ये with तो यही नहीं है adenine. ना सर बुक में। This is referred बुक to में हमें as थोड़ा सा ये जानना complementary पड़ेगा base कि pairing. डीएनए का रेप्लिकेशन का The मतलब क्या double है। helix will तो have one रेप्लिकेशन में strand इसमें oriented कोड in a छिपे हैं, 5 prime जैसे to 3' ACTG, direction relative ये to the नंबर hydroxyl कोड है, bonds ऐसा of the बहुत deoxyribonucleic बड़ा sugar. कोड 2000 का कोड, And the उससे other प्रोटीन strand बनता है। oriented सर ये in तो a 3' एडिनोसाइन to 5' थाइसाइन है ना बोलो। सर, ये एसीटी सर मान लो एडिनोसाइन। जैसे मैं ये कह दूं ACTG, अगर मैं एक तोड़ दूं तो ACTG अगर मेरे पास है तो क्या मैं इससे जोड़ जोड़ के इसका टेम्पलेट बना लूंगा? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री बेस तो मुझे पता चल जाएगा ना Yes. कि A के साथ T जुड़ता है, C के साथ G, तो एक साइड है तो दूसरा तो मैं बना ही लूंगा ना। Yes, sir. तो इस तरीके से मैं ACTG जो है वो इसका कोड है, वो इसकी कोडिंग सिस्टम है, और उसी में छिपा है हमारा ट्रेट। वो कहते हैं ACTG MPN ACTG ATTT CC CC GG GG, ऐसे लंबा एक माला दे दे तो वही चीज अब वो भेजी जाएगी कहाँ पे? ये पूरी की पूरी चीज, ये पूरी की पूरी चीज भेजी जाएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। उसका कोड आरएनए लेके आएगा, उस कोड को वहां पर राइबोसोम उससे प्रोटीन बना देगा, हम लोग का फीचर तैयार। अभी हम बताएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आपने देख लिया ना कि डीएनए में किस तरीके का एंड होगा, किस तरीके की बॉन्डिंग होगी। अब हम आगे देखें, कोड इसका This होता shows है, the यही कोड है parallel nature ACTG। of the DNA strands. ACTG। The complementary base pairing in the structure of DNA, अब ये double कॉम्प्लीमेंट्री से strand. होता है। Replication begins to make 2 new अब यही इसके दो molecules. कॉम्प्लीमेंट्री है, DNA replication लेकिन क्या इससे occurs in पूरा the बन जाएगा? 5' देखो to बन रहा 3' है, direction, तो adding new कुछ nucleotides दोनों to the 3' आइडेंटिकली बन गए, देख end लो, of the newly forming है strand. कि नहीं? DNA replication will begin at a specific area अब जरा of the देखिए। molecule called the origin of replication. The origin of इसके बाद पॉलीमरेज एंजाइम 5' to 3' डायरेक्शन में डीएनए बेसिस को ऐड करता जाता है। यहाँ देखो, आप एनिमेशन में देख सकते हैं किस तरह से 3' to 5। ये हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। डीएनए क्या है, इस पे एक वीडियो पहले से मैं तैयार कर चुकी हूँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसकी लिंक देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, कैसे होता है, और बहुत ही आसान शब्दों में हम डीएनए रेप्लिकेशन को जानेंगे। इससे पहले अगर आपने प्रीफैक्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसको कैरी करता है। एक डीएनए टेम्पलेट अपनी जैसी कई कॉपीज तैयार कर सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन का यूज हम तब देख सकते हैं जब हमारे पास डीएनए का केवल एक छोटा सा टुकड़ा हो, लेकिन हमें अपनी एक्सपेरिमेंट के लिए थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में डीएनए चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, यानी अनीन और थाइमीन। इस तरीके ये का नाइट्रोजन structure है। बेसिस होते हैं और ये सब इन सब में कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन पेयर्स के है रूप में बीच होते में। हैं, यानी एडेनिन हमेशा थाइमीन से जुड़े होंगे और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़े होंगे। प्रत्येक चेन के 2 सिरे होते हैं, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड। दूसरी चेन से ये कुछ इस तरह जुड़े होते हैं कि 3' वाला एंड हमेशा 5' से जुड़ेगा और 5' वाला 3' से। अब डीएनए रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जो इन दोनों स्ट्रैंड्स को सेपरेट करती है। स्ट्रिपेज इस है, ये काट सेपरेशन रहा के है। लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम होता है हेलिकेज। जो strip ये करता दोनों है, स्ट्रैंड्स strip। को सेपरेट करता है और रेप्लिकेशन फॉर्म को बनाता है। सेपरेट हुए दोनों स्ट्रैंड एक नए डीएनए के निर्माण के लिए टेम्पलेट के रूप में कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट प्राइमेज एंजाइम इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। एक राइबोसोम ये है। एंजाइम आरएनए के छोटे प्राइमेज और छोटे ये कुछ पीसेस नहीं तैयार राइबोसोम। करता है, जिन्हें प्राइमर्स कहा जाता है। ये देखो ऐसे। ये प्राइमर्स न्यू डीएनए के कंस्ट्रक्शन के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में काम करता है। अब एक नया एंजाइम जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, ये प्राइमर्स को बाइंड करने का काम करता है। पॉइंट ये सब बेस आगे जुड़ते डीएनए जा रहे हैं। बेसिस को पॉलीमरेज अलग से केवल जुड़ एक ही जाएंगे। डायरेक्शन में बाइंड करता है। ये देखो, तो इस तरीके से बन जाएगी पूरी चेन की नहीं बेस। अब जरा देखिए, अभी इस स्ट्रैंड का निर्माण कुछ फ्रेगमेंट्स में हो रहा होता है, हमारा- जिन्हें ओकाज़की ये है कि हमारे में कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है। तो जरा देखो,
तो देखना पड़ेगा वो तो जो भी होगा। बटर में तो टॉल है, बॉडी हेयर में बॉडी हेयर डोमिनेंट है। राइट वाला लेफ्ट वाला जीते सर इसमें तो जो बुरा है उसको जिता रहा है। अगर 6 फिंगर वाला कोई है तो बच्चे भी छंगे पैदा होंगे। सर है और मैंने देखा कभी कभी फिंगर जो है ट्रिपल रोल हो जाती है। Now he's going to bring back his hot dog bun back into his mouth and form a 3-leaf clover. समझ नहीं आई ये छोट मतलब जो बुरे से उनको डोमिनेट होता है। समझना कुछ नहीं, इतना समझ में आया डोमिनेंट जी, उससे समझ में आएगा। हमने ये बताया कि अगर अल्टरनेट की उपस्थिति में जो फीचर अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, द जीन विच एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ अल्टरनेट जीन इज कॉल्ड डोमिनेट जीन। इतना बात समझ में आई कि नहीं? अब जरा देखो कि द जीन विच एक्सप्रेस, सर तो जरूरी नहीं कि टॉलनेस ही डोमिनेंट हो। टॉलनेस अब उसमें पी प्लांट में टॉलनेस डोमिनेंट है, ह्यूमन में पता नहीं है, देख लेंगे नेट में तो बता देंगे, अभी हमारा नेट नहीं चल रहा। इतनी बात समझ में आई? पी प्लांट पे कौन डोमिनेंट है? टॉलनेस। तो फिर हम इसमें देख लेंगे ह्यूमन में, उसमें तो कह रहा शॉर्टनेस डोमिनेंट। चेक कर लीजिए नेट पे। क्या नेट पे सर्च कर नेट पे सर्च कर लेंगे। चलो अब देखो what does it mean by recessive gene? So which is repressed by dominant. ये सही कह रहे हैं। रिसेसिव जीन की भी डेफिनेशन लिख लें इससे पहले कि हम भूल जाएं। The gene which express itself, जब वो एक्सप्रेस करे, कब एक्सप्रेस करे? Self in presence of identical gene। दूसरी जीन उसी तरीके की हो और तब वो एक्सप्रेस करे तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे रिसेसिव जीन। जैसे एक मदर से मिली, एक फादर से मिली, हमें मालूम है कि रेड वाले से कुछ बात बन नहीं रही है, टॉलनेस है ना, तो रेड वाला क्या कहलाएगा? रिसेसिव ये है, ठीक है। तो दोनों क्या स्मॉल टी है और ये मदर का है, दिस इज फादर, और इन दोनों के मिलने से क्रॉसिंग ओवर, इसको क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये है पेरेंटल जनरेशन। ये कैसी जनरेशन? पेरेंटल जनरेशन। और इनसे जो कुछ क्रॉसिंग ओवर हुआ तो क्या इससे जो बनी वो F1 जनरेशन हुई, फर्स्ट फिलियल। बोलो फेलियर क्यों कहते हैं? फिलियल का मतलब उसको फाइल से फिलियल है। नेक्स्ट है फिलियल, एक ग्रीक वर्ड है कि F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। उसके सारे चीज नोट करो। तो अब जो क्रॉसिंग ओवर कर दिया तो क्रॉसिंग ओवर में बच्चे को क्या मिलेगा बताओ? क्या पूरा 2n मिल जाएगा? बोलो nn थे, इस पर मैं हुआ नहीं, ये मिल गया। तो अब बताओ क्या ये जो दोनों था, ये स्मॉल टी क्या शॉर्टनेस को बताता था? बोलो। और ये भी किसको बताता था? शॉर्टनेस।
तो बच्चा कैसा होगा? दोनों जीन, एक माँ है, माँ भी नाटी पिता भी नाटा, तो बच्चा भी नाटा भाटा। इस तरीके से ये कैसा हुआ? क्या स्मॉल टी? तो ये क्या हुआ बताओ? जीनोटाइप हुआ क्या? बताएं। तो ये इसका जीनोटाइप हुआ, और अगर जीनोटाइप ऐसा है तो इसे होमोजाइगस बोलेंगे कि हेटेरोजाइगस? क्योंकि दोनों सेम हो गए। नाउ इट इज होमोजाइगस। और इसका फिनोटाइप दिखने में कैसा लगेगा? होमोजाइगस। और इस चीज को कहेंगे फिनोटाइप। तो फिनोटाइप होगा शॉर्ट। तो इससे क्या पता चला? टॉलनेस क्या हुआ? इस रिसेसिव जीन। तो टॉलनेस क्या हो गया? रिसेसिव हुआ कि नहीं? टॉलनेस हिंदू समझ में आया? बोलो। अगर नहीं आया आ जाएगा, आगे आ जाएगा। इस रिसेसिव जीन, अभी इस पर काफी बात होगी तो आ ही जाएगा। टॉलनेस रिसेसिव हो गया है ना? पेरेंट से तो एनएन मिला ना, बच्चे को ये मिला। अगर आइडेंटिकल में जो एक्सप्रेस हो जाए उसको कहते हैं रिसेसिव, और अल्टरनेट में जो एक्सप्रेस हो जाए, तो ग्रीन यहाँ डोमिनेंट है ना। ग्रीन को टॉल कहा है कि नहीं? ग्रीन क्या है यहाँ पे? टॉल। और ये कैसा है? शॉर्ट। तो बच्चा कैसा हुआ? टॉल। तो फिर यही डोमिनेंट है कि नहीं? तो यहाँ पर कौन सा डोमिनेंट जीन है? टॉलनेस इज डोमिनेंट। और यहाँ क्या लिखा है? ये गलत लिख दिया हमने। यहाँ क्या लिखना चाहिए था? शॉर्टनेस। अभी बता दे रहे हैं। होमोजाइगस का मतलब सेम, और हेटेरोजाइगस का मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। हमेशा बड़ा लेटर पहले लिखा जाएगा। ये ना सोच लेना कि कैपिटल टी रेड है, ये है टी, लेकिन लिखा तो पहले यही जाएगा। शॉर्टनेस डोमिनेंट है ह्यूमन में, लेकिन हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने पी प्लांट। शॉर्टनेस रिसेसिव है, जो अपने आइडेंटिकल की उपस्थिति में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, और उससे दूसरा आ जाए तो चुपचाप चोरी छुपे बैठ जाए, तो वो कहेंगे ये रिसेसिव है ना। एक जैसे मिल जाए तो खूब खेले कूदे, और कोई दूसरा। हाँ बोलो। इस केस में नहीं। शॉर्टनेस एंड टॉलनेस, दीज आर टू फीचर्स। तो अगर मैं दोनों फीचर की एक पेयर रखूं, अब क्या चीज एक्सप्रेस होती है बताओ? शॉर्ट और टॉल पेयर में होती है जीन, फैक्टर सकरीन पेयर। क्या चीज आएगी बच्चे में? टॉलनेस आएगी। तो क्यों सर, जरूरी थोड़ी है। हाँ, पी प्लांट के केस में क्या चीज आएगी? टॉलनेस आएगी। ऐसा ग्रेगर जॉन मेंडल ने करके देखा। तो ऐसे केस में जब टॉलनेस आई तो कौन डोमिनेंट हुआ? लेकिन अगर सभी शॉर्ट का अगर उन्होंने क्रॉसिंग ओवर कराया तो बच्चे कैसे पैदा हुए? शॉर्ट पैदा हुए। अगर दोनों टॉल है तब तो टॉलनेस होगी डोमिनेंट, और एक टॉल है तो भी टॉल बच्चा पैदा होगा। माँ बाप में एक टॉल है तो भी टॉल पैदा होगा, दोनों टॉल है तो भी टॉल पैदा होगा, लेकिन दोनों शॉर्ट है तो शॉर्ट होगा। समझ में आई बात? सर ऐसा चांस है अगर एक टॉल है एक शॉर्ट है उसमें शॉर्ट हो जाए? नहीं। हाँ है। वो सारी हम आगे बात करेंगे, अभी हम बहुत बेसिक बात कर रहे हैं। जितनी 2 बार की उतनी समझ में आ गई, वो आगे की बात है ना। अभी सुनिए, अभी हम क्या करेंगे कि इसके लॉ डिस्कस करेंगे, तब तो पता चलेगा। बिना लॉ को डिस्कस किए कैसे बता दें आपको लॉ? One is tall, second is tall, but he is short. Okay, so shortness is recessive gene। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि शॉर्टनेस क्या है? recessive gene हो गया। चलो क्यों बोल रहा है? ईशान ध्यान रखता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, चलो पता चल जाएगा। अब देखो कि now rule for inheritance of traits। So
पहला रूल है मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला रूल क्या है? रूल 1। मोनो अभी समझ में आ जाएगा। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये रूल 1। मोनो हाइब्रिड क्या होता है? मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब समझते हो कि ब्राह्मण की शादी करा दो दलित से, या ब्राह्मण की शादी वैश्य से करा दो, या ब्राह्मण की शादी किसी और से करा दो, कायस्थ से करा दो, तो ये हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा ब्रिंजल लो या एक ऐसा एप्पल लो जिसमें सीड हो और दूसरा एप्पल लो जिस सीडलेस हो, तो डिफरेंट वैरायटी हो गई। उनका अगर आपस में आपने एक का पॉलन दूसरे के स्टिग्मा में डाल दिया तो उसे क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया कि अलग अलग वैरायटी का कर दो तो क्या कहलाता है? हाइब्रिडाइजेशन। तो दो ऐसे प्लांट, टू डिफरेंट प्लांट्स विच आर आइडेंटिकल इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट डिफरेंस इन वन फीचर। सब कुछ सेम है, दोनों ही लंबे हैं, दोनों के फूल पर्पल कलर के हैं, इसी तरीके से दोनों का जो फ्लावर है वो एक्सियल है, इसी तरीके से जो और भी बाकी भी चीजें हैं, दोनों के जो ग्रीन है, दोनों के सीड्स भी कैसे हैं बताओ? ग्रीन है। लेकिन फीचर में फर्क कहाँ आ गया? एक राउंड है तो दूसरा क्या आ गया? रिंकल्ड। तो सब कुछ सेम है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, फीचर में अंतर कहाँ आ गया बताओ? सो इफ two plants are having all features identical except one and crossing over is done, then it is called monohybrid। अब दो ऐसे प्लांट लो जिसमें दो फीचर डिफरेंट हो, एक लंबा एक छोटा, और इसका बीज मोटा और इसका सिकुड़ा हुआ, तो राउंड रिंकल टॉल शॉर्ट, बाकी सब सेम हो, बाकी ना बदलना, तब कहोगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तीन का फर्क हो तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। 3 का फर्क 11th में, अभी 2 पे। तो अभी इफ टू प्लांट्स आर हैविंग ऑल आइडेंटिकल फीचर्स एक्सेप्ट डिफरेंस इन वन फीचर, एक फीचर में डिफरेंस हो बस। तो वो क्या फीचर है? देखो कुछ भी हो सकता है, शॉर्टनेस टॉलनेस भी हो सकती है, राउंड रिंकल्ड हो सकता है, एक का फ्लावर पर्पल हो जैसे आपकी बुक में दिया है, प्रेसी में बुक में भी दिया है, और एक का वाइट हो, बुक में दिया है कि नहीं? वाइट और पर्पल दो तरीके के हैं, तो भी हो सकता है, राउंड रिंकल्ड हो सकता है। और ग्रीन और येलो सीड्स, कुछ ऐसे पीले मटर के दाने कभी देखे हैं? तो येलो इस तरीके से हो सकता है। हाँ, तो ये चीज हो सकती है। इस वन जो पीले मटर के दाने, उससे क्या बनता है? आलू की टिक्की बनती है, उसी पीले मटर के दाने से। आलू चाट जो बनती है ना, पीले मटर। अब देखो, if two plants are having all except difference in one feature, बोलो law of segregation। तो जैसे ये क्या, ये प्योर थे क्या? बोलो प्योर थे, और क्या उनका क्रॉसिंग ओवर कराया गया? क्रॉसिंग ओवर से क्या सारे कैसे हुए? आप कहोगे अल्लो सारे तो राउंड हो गए, हमारा प्योर तो चला ही गया, अब तो कभी कोई रिंकल्ड नहीं पैदा होगा, सब खराब हो गया। लेकिन अगर एक बार और क्रॉसिंग कराओगे तो जो प्योर ब्रेड था वो फिर से प्रकट होगा। यानी एक जनरेशन में वो फीचर खो जाता है, और दूसरी एक बार और क्रॉसिंग ओवर इन्हीं की कराई जाए, वो फीचर फिर से प्रकट हो जाएगा। यही तो सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक बार और कराऊंगा तो प्योर लॉन्ग भी आ जाएगा, प्योर राउंड भी आ जाएगा, और प्योर रिंकल्ड, अब मिक्स ब्रेड भी आ जाएगा। तो यानी फिर से उस चीज का मैनिफेस्टेशन हो जाए, तो यही तो है ना सेग्रीगेशन। अब इस चीज को हम लिखें और फिर समझें। तो पहले हम लिखें मोनोहाइब्रिड क्रॉस, समझ में आ गया? अब जरा देखो, तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है? द कैरेक्टर्स
of an organisms are determined by internal factors. The characters, अब देखो, the characters या traits, उनका दूसरा नाम उन्होंने क्या कहा? Traits are determined. सर ऊपर फीचर एंड के आगे क्या लिखा है? क्या होगा, हमने आधा सेंटेंस लिख दिया. If two plants are having all identical except difference in one feature, बस, and crossing over is done. यही क्रॉसिंग ओवर करा दिया. अब देखो, the characters are determined by internal factors. देख लो, उस समय जीन वर्ड था ही नहीं, उस समय डीएनए की खोज नहीं हुई. 1985 में तो डीएनए बना है, लोगों ने खोज की, तब तो नोबेल प्राइज की झड़ी लग गई. डीएनए खोज लिया, उसके पहले कोई जीन जानता ही नहीं था, तो उन्होंने, तब भी उन्होंने ये बात कह दी, अंदर कहीं कुछ है जिसकी वजह से हो रहा. उन्होंने फैक्टर कहा, आज हम उसे क्या कहते हैं? जीन. उस समय जीन वर्ड नहीं था, उस समय डीएनए ही कोई नहीं जानता था. तो नाउ कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? बोलो, उसे अब क्या कहते हैं? जीन कहेंगे कि नहीं? बोलो. इतनी बात समझ लो. द कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाई, आपके जितने फीचर्स आए हैं, आपकी आंखें ऐसी, नाक ऐसी हैं, क्या ये बनाई गई है पार्लर में कि ये अपने आप ही आ गई हैं? अपने आप ही आ गई है. कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाई इंटरनल फैक्टर. ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स विच अकर इन पेयर, जो कि किसमें होते हैं? ये कितनी जीनियस की बात है. मालूम भी नहीं था जीन है, तब भी उन्होंने बता दिया अंदर ही है, वो पेयर में है नहीं बड़ी बात. कुछ कोई जाने ना, ऐसे कह दे. और हमें आज मालूम है जीन पेयर में होते हैं, एक माँ से मिलता है, एक पिता से मिलता है, पेयर में होते हैं नहीं क्रोमोसोम. उन्होंने बता दिया था नहीं, ये पेयर में होते हैं. विच अकर इन पेयर. इनको कोई अवार्ड मिला? हाँ, अवार्ड तो मिला ही है. ठीक है. ओनली वन ऑफ द पेयर कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल गेमीट. एक और बात कह दी, बोला कि पूरी बॉडी में तो पेयर में है, लेकिन जो गेमीट हैं, जो सेक्स सेल हैं, या जो टेस्टीज हैं हमारे ओवरी में है, वो पेयर में नहीं, वहाँ ओनली वन गेमीट प्रेजेंट है. ओनली वन ऑफ, पूरी बात इन्होंने लिखी है, ओनली वन ऑफ द पेयर ऑफ सच फैक्टर. ओनली द पेयर ऑफ such factor can be present in single गेमीट. तो गेमीट में क्या दोनों होंगे कि एक होंगे? एक. वो हैप्लॉइड होगा ना. ये पूरा लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. अब मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ. अब जरा देखो, वैसे हमने बता दिया है, फिर से बताएंगे. ना नहीं बोल रहा. सर इसमें जो ये मोनो हाइब्रिड है और ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दोनों अलग अलग रूल है? सर मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अलग अलग रूल है, एक ही रूल है? मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस यानी एक फीचर का ही अगर हम क्रॉसिंग ओवर कराएं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? मोनो हाइब्रिड यानी एक सिर्फ शॉर्टनेस और टॉलनेस एक फीचर का करा है, बाकी सब सेम है. तो इसके साथ ही है एक का क्रॉसिंग ओवर, और तब उन्होंने लॉ देखा. मोनो हाइब्रिड समझ रहे हो ना? सिर्फ टॉलनेस और शॉर्टनेस रखो, बाकी पी प्लांट आइडेंटिकल, उनके फूल आइडेंटिकल. या तो शॉर्टनेस या टॉलनेस रखो, या फूल का कलर, एक चीज अलग अलग रखना. दो बहनें एक जैसी हो, एक फीचर अलग हो, उसको कहते हैं मोनो हाइब्रिड. समझ में आ गई बात? सर अभी ये रूल नहीं लिखा है आपने. यही तो रूल है.
इसी को समझाने जा रहे हैं। अब जरा इस रूल को समझो। इफ से लेके नीचे पूरा रूल है। मोनोहाइब्रिड समझ में आया? टू प्लांट्स विच आर हैविंग ऑल फीचर आइडेंटिकल। ये तो इन्होंने कहा मोनोहाइब्रिड समझाओ, हमें तो नहीं समझ में आ रहा मोनोहाइब्रिड, किसी ने बोला तो मैंने बता दिया मोनोहाइब्रिड क्या है, कि ऐसे दो प्लांट का क्रॉसिंग ओवर करना जिनके सभी फीचर तो समान हो लेकिन उनमें एक फीचर में विभिन्नता पाई जाती हो, तो इस प्रकार के संकरण को मतलब मोनोहाइब्रिड संकरण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस समझ में आई? अब रूल समझो। कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फीचर्स कॉल्ड फैक्टर। कैरेक्टर्स जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो कहां से आए? सम इंटरनल फैक्टर्स which occurs in pair, however these are present solely in gene। जो बताया कि वो पेयर में है। कैरेक्टर्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स which occur in pair, only one of such factor is present in a gamete। जो गेमीट है, चाहे मेल गेमीट हो चाहे फीमेल गेमीट, उनमें किस क्या प्रेजेंट है? एक ही तो होगा, तभी तो एक एक मिलके फिर से दो हो जाएंगे। फिर से रिपीट करो पूरा इनका फर्स्ट लॉ, इससे पहले कि हम मैनिफेस्ट करें। बोलो। सम इंटरनल The trait which determined by internal factor which occur in pair however only one of these factors are present in gamete। रिपीट करो। Sir, the characters are जो हमारे अंदर कैरेक्टर्स हैं वो किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? इनका नियामक कौन है? internal factors। So characters are determined by internal factors, however only one नहीं, इंटरनल फैक्टर्स which occur in pair। दो नहीं थे, नहीं तो डोमिनेंट और रिसेसिव की क्या बात रहती? फिर से बोलो। The characters are determined by internal factors which occur in pair, however only one pair only one of the factor are present in the gamete। ये बात सही है। What is heterozygous gene? If both the gene different, ठीक है, which determine the same trait, वो एक ही trait को determine करते हैं, are different, then they are called heterozygous। What is allele? ओके कोई बात नहीं। What is recessive gene? If two plants have identical features but only a single feature is different। ऐसा नहीं होगा। Recessive gene, The gene which can express itself in identical gene is called recessive gene. हाँ बहुत अच्छा बताया। Dominant gene, The gene which can express in alternate gene is called dominant gene. allele, A number of alternate gene which are responsible for same character. and present in same location। Present in same location. Homozygous gene, Homozygous gene, the gene which are present in one trait and have same characters. pair of gene which are identical and express same trait। Heterozygous gene, The gene which are present in same trait but have different character. a pair of gene which are different, है ना, यही बात होती है। and responsible for same trait। समझ में आ गई बात? एक चीज पूछेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ग्रीगर जानेंगे। बोलो श्रेया। Sir, the characters which are determined by an internal factor which occurs in pair, but only one of such factor is present in gamete is called। अच्छा सीजन एक बार आप भी बताओ।
starting करेगा the character is determined by the some internal factor also called gene which occurs in pair and only one of the pair of such factor is present in single gamete. जीन को अलग ही रखना, मतलब जीन उनके लॉ में नहीं लिखना, ये आपके रेफरेंस के लिए लिखा गया है, क्योंकि उन्होंने जो लॉ बनाया उन्होंने तो जीन नहीं बोला था, ठीक है कि नहीं, ये आपके लिए बताइए। चलो अब हम देखेंगे कि ये है कैसे। आपको जस्टिफिकेशन चाहिए ना कि कभी ना कभी वो अलग हो जाएंगे, जो हमारा होमोजाइगस था वो बच जाएगा, नहीं तो सब कुछ तो फिर मिक्स ही हो जाए, फिर कभी प्योर ब्लड बचे ही नहीं, है ना। तो लेट अस सी इसका कि हम कैसे करते हैं ना। अब देखो कि लिखो पेरेंटल क्रॉस। तो पेरेंटल क्रॉस में पेरेंट्स फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में मैंने एक लिया टॉल प्लांट और दूसरा क्या लिया डॉर्फ प्लांट। तो पेरेंट्स जीनोटाइप, क्या मैंने होमोजाइगस लिए दोनों, बिल्कुल प्योर टाल लिया। तो प्योर टाल को किससे दिखाएंगे, कैपिटल टी, क्योंकि फैक्टर्स अगर इन पेयर है। सर जस्टिफिकेशन है इसका, बोलो सर ये रूल का जस्टिफिकेशन। हाँ, ये रूल को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो ये पेरेंट्स हैं, लेकिन जो इनके पेरेंट्स के स्टेमन या पॉलन और स्टिग्मा में आएगा वो तो सिंगल सिंगल आएगा ना। तो अब इनके गेमीट कैसे बनेंगे बताओ। गेमीट दो तरीके से बन सकते हैं, टॉल और टॉल, यही तो बन सकते हैं कि नहीं। और इसके गेमीट कौन कौन से बनेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ अब क्या होना है, डिवीजन होना है, माइटोसिस नंबर 2 होनी है कि नहीं होनी। ये बन गया, गेमीट बन गया ना, पेरेंट के गेमीट। अच्छा, पेरेंट के गेमीट बनने के बाद अब इनका क्रॉसिंग ओवर करो, क्रॉसिंग ओवर ऑफ गेमीट। तो क्रॉसिंग ओवर ऑफ गेमीट में ये और इसके साथ ये क्या, फिर ये और इसके साथ ये, और ये और इसके साथ ये, और ये और इसके साथ ये। देख लो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ भी किया कि नहीं, ठीक। तो ये बताओ क्या बना, टी, ये टी टी बन गया, इसमें एरो भी बना है, सभी टी बने हैं। अच्छा ये देखो टी टी, और इससे क्या बना टी टी। तो ये जो चीज बनी है ये क्या F1 जनरेशन का जीनोटाइप है, F1 जनरेशन जीनोटाइप। अच्छा, F1 जनरेशन का फिनोटाइप क्या है, अब देखो टॉलनेस और डॉर्फनेस में कौन ज्यादा डोमिनेंट है, कौन डोमिनेंट है, टॉल 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 और टॉल। जो क्रॉसिंग ओवर है उसको हम पुनेट स्क्वायर से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या पुनेट स्क्वायर, हाँ मैं पढ़ा था। ये देखो, ये देखो, कैपिटल टी है और दूसरे वाले क्या है, इसको इसके साथ लो, इसको और इसको लो, यहाँ और यहाँ, तो क्या बनेगा टीटी। अब इसको लो और इसको लो तो क्या बनेगा, फिर इसको लो और इसको लो तो, और इसको लो और इसको लो तो ये क्या बना, टॉल 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 टॉल। अब इसको क्या कहते हैं, पुनेट स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, कहीं इसमें आपको उलझन लगती हो तो ये ज्यादा ठीक है। तो रिपोर्ट क्या हुई बताइए कि ऑल पी प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर टॉल। ये रिपोर्ट है, ऑल पी प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन आर। अभी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो आया नहीं, हमें सेपरेट चाहिए,
तब तो हम माने कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो है। उसके आगे हो जाएगा ना सर, तो अब हम इसके आगे करेंगे। तो उसमें 2 सिंगल डी भी जा सकते स्मॉल वाले, ओके उससे हो जाएगा। नाउ अब जरा देखो, जैसे मैंने पेरेंटल क्रॉस कराया, अब हमें क्या करा लेना चाहिए? नहीं है ना भैया, डायरेक्ट होता है। फिर बोर्डर का नीचे तोड़ दो। हो गया था। निकाल दिया। पूरे गिर गया, फिर टूट गया। तोड़ दिया। भाई स्टैंड टूट गया। वो कुछ नहीं, गुटका टूट गया। अब देखो रिपोर्ट आ गई, F1 जनरेशन हो गया, F1 जनरेशन। अब हम क्या करेंगे? F1 का क्रॉस कराएंगे। ये देखो F1 क्रॉस, पहले क्या कराया था? क्या पेरेंटल क्रॉस? पेरेंटल क्रॉस से पहली जनरेशन, अब इसके क्रॉस से दूसरी जनरेशन। अब हमारे पास जो बगिया आई है वो सारी टॉल की है क्या? यस सर। लेकिन वो हिट्रोजाइगस टॉल है। वो कैसा टॉल है? ये प्योर टॉल है कि हिट्रोजाइगस है? हिट्रोजाइगस, क्योंकि इसमें दोनों जीन सेम नहीं। ये कैसा टॉल था? ये होमोजाइगस टॉल था। ये कैसा टॉल प्लांट था बताओ? होमोजाइगस टॉल। और ये कैसा था? होमोजाइगस डॉफ। लेकिन मिला क्या मुझे लास्ट में? हेट्रोजाइगस टॉल। या अब इस इन्हीं में आपस में करा दो, कह दो आपस में, बोलो चलो तुम लोग आपस में पॉलिनेशन करो और साथ ही साथ नए फूल बनाओ। अब उसमें एक को उठा के इसमें नहीं डालना है। पहले उन्होंने क्या करा? पहले जानते हो क्या किया था? वो गए उसमें जो डॉर्फ है सबका स्टेमन काट डाला, और फिर इधर गए सबका पॉलन काट डाला। बोला अब देखते हैं आपस में कैसे करते हैं। बड़ी चालाकी की कि नहीं? मतलब इधर जा जा के सबका, वो एक में पॉलन काट डाला और एक में स्टिग्मा काट डाला, तो आपस में हो पाएगा कुछ कि नहीं? कुछ नहीं होगा सर। तो इसका इसमें ही जाएगा, इसके सारे पॉलन उड़ उड़ के किसमें आएंगे? स्टिग्मा। इसमें आएंगे। तो एक को डाला नहीं, बस कटिंग की सबने। तो बोलो हो गया कि नहीं आपस में? यस सर। क्रॉसिंग ओवर। अब इन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला सब मिक्स है आपस में ही, अब करो, कुछ नहीं किसी का कटेगा। तो अब जब ऐसा हो गया तो F1 क्रॉस में जरा देखो F1 जनरेशन फिनोटाइप क्या है? क्या दोनों टॉल हैं? और F1 जनरेशन का ये बताओ जीनोटाइप क्या है? सर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी है। ये इनका जीनोटाइप हो गया। अब देखो कि क्या अब इनके गेमीट बनेंगे? 2 तरीके के गेमीट बन जाएंगे। यस। कौन कौन से बनेंगे? टी और, बोलो सही है? तो ये किसके गेमीट हैं? क्या F1 जनरेशन के? ये F1 जनरेशन के गेमीट कुछ और नहीं है, F1 जनरेशन के फ्लावर हैं। ये पेरेंट्स के क्या थे बताओ? फ्लावर। गेमीट का और कुछ मतलब होता है क्या? फ्लावर। तो बस उनके फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स में तो हैप्लॉइड ही होंगे ना। तो F1 जनरेशन के क्या हुए बताइए? गेमीट। अब जरा देखो इनका क्रॉसिंग ओवर कैसे कराओगे? तो क्रॉसिंग ओवर में इसका इससे करा दो, फिर इसी का इससे भी कराओगे क्या? इसका इससे भी कराओगे, इससे भी कराओगे ना, और फिर इसका इससे करा दोगे क्या? और इसका इससे करा देंगे। जरा देखो बना क्या? क्या इसे क्रॉसिंग ओवर कहेंगे? क्रॉसिंग ओवर। और उससे बना क्या? F2 बन जाएगा क्या? अब सेकंड जनरेशन, सेकंड फिलियल F2 जनरेशन। और ये जीनोटाइप बनेगा कि फिनोटाइप? पहले तो जीनोटाइप बने, तो क्या बना जरा देखो? कैपिटल टी।
कैपिटल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल और कैपिटल टी स्मॉल फिर डबल स्मॉल। तो F2 जनरेशन का फिनोटाइप क्या हुआ? टॉल टॉल The टॉल tall शॉर्ट short. Tall, ट्रिपल टॉल शॉर्ट triple tall. टॉल, ये टॉल हुआ, ये टॉल टॉल और ये ड्रॉप, ये चीज बन गई। अच्छा, अब इसकी रिपोर्ट क्या है कि टॉल इज टू डॉफ का रेशो क्या आया? 3:1। अच्छा, जीनोटाइप का रेशो क्या आया? टी इज टू टी, क्या 1:2:1 आया? यानी अगर उन्होंने 600 पौधे लगाए तो 600 पौधे में आप ये समझ लीजिए कि ये दुगने आए, ये 300 आए, ये 150, ये 150, सारे काउंटिंग ये कितने आ रहे हैं? तो ये कितने आए? 150, ये कितने आए? 300, और ये कितने आए? चेक करो इसमें कितने जीनोटाइप हैं, ये और ये 1 है, तो 1:1:2 नहीं है, तो ये इसका रेशो हो गया, जीनोटाइपिक रेशो। और वहां तो कोई है ही नहीं, वहां तो सारे एक जैसे ही हैं, तो वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बोलो, बात समझ में आ गई कि ये किस तरीके से किया गया है? ये चीज, ये इसकी रिपोर्ट है, ये पिक्चर आप अपने मन में बैठा लीजिए, ये हम आपसे कराने जा रहे हैं। कौन सी? ये पूरी पेरेंटल क्रॉस और F1 क्रॉस। क्या इसमें आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता चल रहा है? यस सर। आफ्टर F2 जनरेशन क्या कहोगे कि होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस शॉर्ट और अगेन वो क्या हो जाते हैं कि रीजनरेटेड। यही है ना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। F2 जनरेशन के बाद क्या प्योर ब्रेड वाले फिर से आ गए? बोलो, आफ्टर सर लॉ भी लिखवाओगे क्या? भाई आफ्टर F2 जनरेशन वो डब्बा स्क्रैच है होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस डॉफ आर जनरेटेड हो गए कि नहीं? ये बात इन्होंने बहुत अच्छी कही। इन्होंने कहा सर आपने ऐसे क्यों बनाया, डब्बा क्यों नहीं बनाया, है ना? बोले हमें तो पुनेट स्क्वायर की आदत है सर। सर ये बनाना है क्या टेस्ट में? ये देखो टी और टी कर दिया, यही चीज है ना। ये दोनों इधर दिखा दिए और ये दोनों उधर, इधर वाले इधर और उधर वाले उधर। अच्छा, टी टी से बना टी टी और इससे क्या बना? टी इससे और इससे स्मॉल स्मॉल टी। तो ये टॉल, ये टॉल, ये टॉल और ये बना सकते हो आप, इसको बना सकते हो। फिर इसी के बाद में ये सारी चीजें लिख सकते हो। सर इसमें वो डब्बा स्क्वायर बनाना है क्या? एक चीज करो, वो कर लो, ये कर लो, आपके ऊपर है, जिसमें सुविधा लगे वो करो। सर वो डॉट्स मतलब रिपोर्ट के आगे टॉल के आगे वो डॉट्स लिखना वो क्या है? डॉफ का मतलब है कि बौना। मैं तो डब्बा ही बनाऊंगा। सर क्रॉसिंग ओवर को सेल्फिंग लिखो। क्रॉसिंग, डब्बे में ये जीनोटाइप और ये बहुत अच्छी बात कही है। दैट इज इक्वल्स टू, कितनी बड़ी बात कह दी। देखो हम भी लिखते हैं ये बात, नहीं तो फिर भूल जाते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि सेल्फ पॉलिनेशन लिखो और इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि डिफरेंट का डिफरेंट से कराया गया। तो इन्होंने नोटिस अच्छा करा, बोले सर आप क्रॉसिंग ओवर लिख रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन लिख देते तो और अच्छा रहता। और ये सेल्फ नहीं है, ये कैसा पॉलिनेशन है? क्या क्रॉस पॉलिनेशन है क्या? क्रॉस का मतलब समझते हो? रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, एक प्लांट का फ्लावर किसी दूसरे प्लांट से करे तो उसे क्या कहते हैं? इसमें सेल्फ अपने अपने में भी कर ले। तो उस पहले वाले में ऐसे नहीं बताना कौन सा जीनोटाइप। ये कौन सा है बताओ? सेल्फ क्रॉस, ये सेल्फ है। हाँ बोलो, पॉलिनेशन। और बताइए स्मिथ।
सही है। तो 2 मिनट पढ़ना तो वो स्क्वायर वाले में नहीं बताने सर जीनोटाइप कौन सा है बताना तो सब में है, आपको कुछ छोड़ना नहीं कहाँ है, लिखेंगे सर? यही तो डिटेल है, उसी में नीचे लिख देना। जैसे कि आपने पहले सर वो तो लिख देंगे, तो ऐसा बताना पड़ेगा कि टॉल वाला जीनोटाइप होता है या फिनोटाइप होता भाई है। ये इसीलिए तो ये बनवाया जाता है, यही स्टैंडर्ड है। पुनेट स्क्वायर अभी जब डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओगे वहां काम में आएगा। सर डिट्टो ऐसे ही छाप पुनेट देना। स्क्वायर अभी छोड़ दो, ओके सर। अभी जब डाई हाइब्रिड क्रॉस करोगे उसमें 16 बनेंगे, तब संभलते नहीं संभलेगा। तब फिर सर डिट्टो जैसा आपने मतलब वैसे ही छाप दें। सर इसमें पूरी डिट्टो बनाना। पूरी एकदम क्लियर एकदम जम गई चलो अब इसको दे दे पेज। सर परवीन कह रहे इस बार तो पार्टी लेकर आऊंगा। देख लेते हैं। बोला मैं पुणे स्क्वायर में बना सकते हैं। बना लेना, न समझ में आए तो बना लेना। आपको बता रहे हैं, देखो आपकी काबिलियत पे है, समझ जाओ ऊपर वाला तो अच्छा ही है, चीजें समझने की। इन दोनों में से एक बनाना है, इन दोनों में से एक बनाना है, उन दोनों में से इन दोनों दोनों ही करना है। पेरेंट का क्रॉस कराओ तो अच्छा है। सर पहले पेरेंट का बनाना उसके बाद F1 क्रॉस। तभी तो सेग्रीगेशन पता चलेगा कि प्योर आ गए हैं। ओके सर। ये प्योर नहीं आ गए क्या? यही तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लास्ट में हमें दिखाना है कि प्योर को नहीं गए। यही पूरा बनाना है, पेरेंटल क्रॉस F1 क्रॉस। 2 जनरेशन तक जाना है ना पेरेंट से। तो इसी सेम तो बना है, इसी का बनाना है, इसी में ही गड़बड़ कर दोगे ना। ऐसे दिखने में आसान लगता है, ऐसा हार्ड है। मतलब समझ नहीं आया करना क्या भी। समझा तो दिया ही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज भूल जाते हैं। अभी सर पेपर में करना क्या हमें? सर मतलब ये वाला बनाना है, ये बनाना है, दोनों बनाना है। दोनों अगर नहीं करोगे, F1 का क्रॉस नहीं करोगे तो सेग्रीगेटेड नहीं होंगे ना, होमोजाइगस। अच्छा। ये प्योर नहीं आएंगे तो फिर आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहाँ पूरा हुआ? ये तो मिक्स हो गया ना, मिक्स से प्योर नहीं जाओगे। यस सर जाना। रुक जाना प्रांजल। सर वो प्रांजल अंदर में दूसरा पेज दे। सर मिटा दो पहले। नहीं किया सर का दिमाग ना वापस बोल। और इतने नंबर आते हैं सर भी सब नंबर आते हैं। कर रहे हो लिख लिया था। मैं फुल स्पीड लेता आधा पे बैठेगा सर वो 150 to 300 वो से कोई लेना देना नहीं। सर अभी दिख जाएगा क्या आएगा फिर देखो। 11:25 की निकाल स्टार्ट कर दूं करो। हां गोरे लेके निकालेगा। सर अरे फैन मिल जाता तो अभी जब पूरे नंबर पाओगे तो कर देते हैं। अरे सर लगने के लिए सर तेरा से खत्म हो गया सर। ये ले मेरे से ले ले। खून से निकले वो पुराने सर क्वेश्चन लिख दे लो, लेकिन पूरा ना खर्च करना। लेके बस भाग लामा में बेच देगा। लामा में ज्यादा अच्छा मिलेगा। बुक कॉपी सब बंद कर देना है। क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं क्या? हैं? तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। हाँ, अलग अलग है तो क्रॉस। अरे यार
जैसे बनानी हो जितना याद हो वो चीज बनाओ। हाँ बनाइए। पेरेंट का बनाना है, फिर उसके गेमीट बनाने हैं, फिर उनका क्रॉसिंग ओवर करना है। F1 लिखना है, पीरियड 1 लिखना है। F1 सर जो अलग अलग होते हैं उन्हें क्रॉसिंग क्या कहते हैं? अलग अलग होंगे, फिर उनका क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉसिंग सेम है ना? क्रॉसिंग ओवर लिखो, पॉलिनेशन के चक्कर में क्रॉसिंग ओवर लिखो, वो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे सब पॉलिनेशन प्रोसेस। ये